कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है तो किन्हें करने की सलाह देते हैं और किन्हें ना करने की सलाह देते हैं आप? देखिए, डे वन से कोई भी कहीं पर लिखवा के नहीं लाता है कि आईएएस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस, डरने की बात है कि इसको सही तरीके से टैकल किया जा सकता है। जो कुछ पूछा जा रहा है वो उसके आगे कार्य क्षेत्र में काम आने वाले विषय हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए? बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो क्या किया जाता है, 5 सेकंड का उस व्यक्ति को कहा जाता है डांस कीजिए, इतने में समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है। जो इस कंपटीशन में आना चाहते हैं उनको तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? क्या 10वीं से, 12वीं से या ग्रेजुएशन के बाद? जैसे पाथ आईएएस एकेडमी में हमारे यहाँ होता है कि बच्चा 12वीं के बाद एडमिशन लेता है, उसे हम यूजी बैच कहते हैं। तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सोशल मीडिया और फ़ोन, क्या ये बूस्ट का काम करते हैं कि ब्रेकर का काम करते हैं? यदि उस बच्चे के पास कोई स्ट्रॉन्ग करियर नहीं है तो मेरा नहीं मानना है कि ये बहुत बूस्टअप जैसी कोई चीज़ है। तो क्या वास्तविक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसके आगे ऑब्स्टेकल बन सकता है? अच्छा, फिर डिपेंड करता है कि कोचिंग इसके लिए क्या सहायता करे। जैसे पाथ आईएएस एकेडमी की बात करें तो हम लोग का अभियान बस्तर तक गया है। जब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, अपना सब कुछ दांव पे लगाया है कोई, और जब उसी समय एक खबर निकल कर आती है कि स्कैम हो गया है, तो क्या कितना इम्पैक्ट डालता है? तो स्कैम परेशान तो करते हैं बच्चों को, बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके और कुछ पैसे जुटा कर वो आते हैं कोचिंग करने या शहर में रहने के लिए या लाइब्रेरी ज्वाइन करना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके बीच में गैप है, क्या वास्तविकता में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको एक एज मिलता है क्रैक करने के लिए? लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वो चैलेंजिंग है। एक गलत फैसला इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। वो ऐसी, क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे अभी एकेडमीज़ हैं, तो सही एकेडमी, सही संस्थान उनके लिए कौन सा है, कैसे जान सकते हैं, कैसे चुन सकते हैं उसको? लेकिन क्लासरूम का अप्रोच अपने आप में अलग होता है क्योंकि क्लासरूम में 100-150 बच्चे बैठे हैं और हर किसी के चेहरे को समझना कि इस पर्टिकुलर बच्चे को नहीं समझ में आया, ये काम अनुभवी शिक्षक कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ फैकल्टीज़ दिल्ली से हैं, सारे अनुभवी हैं। आप में से कई होंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सही मार्गदर्शन के अभाव में आप सफलता से चूक जाते हैं। तो घबराइए नहीं, ये कार्यक्रम आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम ज्ञान दर्शन और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं विशेषज्ञों से और साथ ही साथ ऐसे अनुभवी शिक्षकों से जो कहीं न कहीं आपको सही राह दिखाने में मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं पाथ आईएएस एकेडमी के को-फाउंडर डॉक्टर हामिद खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। शुरुआत करेंगे, उससे पहले सर थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में कि कौन है डॉक्टर हामिद खान जी? जी, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ और महासमुंद ज़िले में बावनकेरा मेरा गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश है। मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय माना रायपुर से हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके बाद कॉलेज मैंने भिलाई से किया, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय से, वहाँ से मैंने BBA किया और उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया, जो कि इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारा कॉलेज था। और MBA करने के बाद मैं जॉब में चला गया। जॉब में MNC में जॉब में था मैं, कोलगेट पामोलिव, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ थी। जॉब करने के बाद कहीं से ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि यदि गांव में स्थिति को बेहतर करना है तो फिर हमें IAS बन के भी कर सकते हैं। तो ये किसी ने मार्गदर्शन दिया जब मैं शिवपुरी के गांव में काम किया करता था। तो फिर वहाँ से पलट के नहीं देखा, फिर मैं दिल्ली चला गया तैयारी के लिए और वहाँ कोचिंग ज्वाइन करने के बाद इसकी तैयारी में मुझे 3 अटेम्प्ट मिले क्योंकि हमारे वक्त जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलते थे। मुझे 3 अटेम्प्ट और 3 साल ही मेरे पास थे। तो अपना प्रयास बेहतर देने के बाद कुछ अंकों से इस दौड़ से हम बाहर हो गए और फिर मैं करंट अफेयर्स पे काम करने लगा। तो आज जो व्यवस्थित करंट अफेयर्स दिखता है उसकी शुरुआत 2006-07 में मैंने की थी दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, और द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स। उसके बाद फिर मैं वाजीराम, जो कि आज देश का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स के लिए काम किया और आज जो कुछ भी करंट अफेयर्स इंडिया में पढ़ा जाता है उसका पहला मॉडल हम ही लोगों ने तैयार किया था। और वहाँ से फिर मैं 2011 में रायपुर शिफ्ट होता हूँ और यहाँ मैं और मेरी पत्नी है डॉक्टर योगिता हुडा, हम दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की, पाथ आईएएस एकेडमी। और आज भी ये सिविल लाइंस रायपुर में ही अवस्थित है, CM हाउस के नज़दीक। और इस पूरी जर्नी में अब तक लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे
चाहे वो फिर गांव देहात के हों, बस्तर के हों, शहर के हों, अलग अलग कॉलेज स्कूल के हैं, वो उनमें से कई सारे बच्चे IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, रेवेन्यू सर्विस और लगभग 35-40 डिप्टी कलेक्टर और लगभग 50 के आसपास नायब तहसीलदार और लगभग 45 के आसपास DSP और अन्य पदों पर चयनित हो चुके हैं। तो ये परिचय आपके सामने है। पेशे से हम दोनों टीचर हैं, मैं और मेरी पत्नी, और टीचर के अलावा चूँकि एकेडमी एक व्यवसाय के रूप में है तो हम दोनों डायरेक्टर हैं और हम दोनों मिलकर इसका संचालन करते हैं। तो इस तरह से आप मुझे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन से बात निकल कर सामने आ रही है, आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन आपने हार नहीं माना और आज जहाँ पर आप हैं वो आपका मेहनत है, जो आप तैयारी कर रहे थे, जिसमें आपको कुछ जानने सीखने को मिला, उसी के आधार पर आज आप यहाँ हैं। सर, एक बात और निकल कर सामने आती है, जब कोई तैयारी करते रहते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत जल्दी वो मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या ये इसके पड़ाव है, चाहे क्या इसका चरण कि इसके आगे जो सफलता असफलता है उस पर रहते हैं? जी देखिए, ये तो तय बात है कि हर काम में कोई समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा ये काम मुझसे नहीं होगा, और कई बार ऐसा भी होगा कम समय में मिली हुई सफलता आपको ज़्यादा उत्साहित कर देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना है या बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाना है, दोनों ही वक्त बैलेंस रखना है। और वैसे भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी हम करना चाह रहे हैं और वो है भारत का, इनफैक्ट विश्व का सबसे अधिक चुनौती वाला एग्ज़ाम है, वो IAS का एग्ज़ाम है। और IAS बनने का मतलब है जिले में जब वो व्यक्ति जाएगा तो वैसे उसे संतुलित जीवन जीना है और उसके विचार, उसके निर्णय संतुलित होने चाहिए। तो ठीक इसी तरह से इस एग्ज़ाम में इसी बात की ही तो परीक्षा है कि कोई बच्चा जो सक्षम है अपनी चुनौतियों से सामना करने में, जो अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोता है, वही व्यक्ति ही पास होता है। तो साफ जाहिर है इस तैयारी का वो क्रम है और यही चीज़ें कोचिंग में सिखाई जाती हैं। चूँकि हमने कुछ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को नहीं सुधारने की वजह से हम बाहर हुए इस एग्ज़ाम से। तो यही काम हमने 2011 से शुरू किया कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि करना है सब बताते हैं लेकिन डोंट्स पर कोई फोकस नहीं करता, व्हाट नॉट टू डू, आई मीन क्या नहीं करना है। ये एक बड़ी दुनिया है और इसके बारे में कोई आपको मार्गदर्शक चाहिए बताने के लिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में जाने से पहले हम शुरुआत करते हैं जी। जैसे कोई अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है तो किन्हें करने की सलाह देते हैं और किन्हें ना करने की सलाह देते हैं आप? ठीक है, देखिए डे 1 से कोई भी कहीं पर लिखवा के नहीं लाता है कि IAS बनेगा या नहीं बनेगा। बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा श्री OP चौधरी सर, जो आज राज्य के वित्त मंत्री हैं। जब इन्होंने शुरुआत की तो पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं रही, उनकी माताजी ने उनको मार्गदर्शन दिया और बहुत अच्छे स्कूल से वो पढ़ के नहीं निकले हैं जिस तरह से हम आज की बात करें। उसके बावजूद भी उनका विल पावर था, उनकी इच्छा शक्ति और मेहनत और उनके अपने पालकों का आशीर्वाद कि वो दिल्ली पहुँचे, तैयारी की, मेहनत लगन से वो टॉप 50 में थे जिस साल उन्होंने पास किया, और वो भी हिंदी माध्यम से पास किया। तो साफ जाहिर है कि समय समय पर हमारी मेहनत के अपने तौर तरीके बदलते हैं। यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो स्कूल और कॉलेज, स्कूल में परसेंटेज काफ़ी कम था, 50 के आसपास 10th-12th में, और कॉलेज में लेकिन 72, 73, 74% MBA तक आते आते, और फिर मैं IAS की तैयारी में। तो बहुत इसको जज कर पाना मुश्किल है कि कोई बच्चा IAS के लिए बना है या नहीं। हाँ, कुछ शर्तें हैं जो IAS की तैयारी के लिए चाहिए कि वो बच्चा कितना डेडिकेटेड है, और ये जो लक्ष्य उसने बनाया है स्वयं का है या किसी ने आरोपित किया, ये एक बड़ा पक्ष है। यदि आरोपण है तो वो नहीं कर पाएगा। स्वयं की इच्छा से किया है फिर तो मानकर चलिए कि वो अपनी लगन से, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, और वो एक स्मार्ट स्टडी करे। मतलब इसमें बिल्कुल गधे वाला लेबर नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी की बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर। यदि वो बच्चा अपने आप को सोचता है कि हाँ मैं लगन है, मुझे कुछ अच्छा बेहतर करना है, समाज में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा कदम चाहिए, तो वो IAS की नौकरी है। आपने OP चौधरी जी का नाम लिया सर, उनके साथ हमारी इंटरव्यू हुई थी तो उनका कहना था कि मुझे चोट लगा जी। कब चोट लगा? जब मैं तहसील ऑफिस जा रहा था तो मेरे पिताजी का पेंशन के लिए जी। तो जब उसको देने के लिए जब आनाकानी करने लगे तो कलेक्टर से फ़ोन करवाया, सिफारिश करवाया, तो उनका तत्काल काम हो गया। तब उन्हें कहा था मुझे IAS बनना है। तो क्या ये भी एक फैक्टर रहता है? हाँ, मोटिवेशन के लिए देखिए कोई एक परिस्थिति होती है जहाँ से आदमी का वो जो पॉइंट है ना वो ट्रिगर होता है। जैसे मैं अपनी जर्नी में बताऊँ तो मैं रूरल एरियाज़ में जाता था, कोलगेट पामोलिव
का मैं एक एरिया सेल्स कहना चाहिए, 7-8 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में थे। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया, वहाँ की सुविधाओं को देखा तो मैं नाराज़गी जाहिर कर रहा था कि हम कोलगेट और पेप्सी ये सब गांव में पहुँच जाते हैं, लेकिन पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। 2004-5 की बात बता रहा हूँ। तो एक बैंक मैनेजर बैठे थे, वो उन्होंने कहा कि ये सब काम के लिए आईएएस होते हैं और वही करते हैं, तो खान साहब आप आईएएस बनिए, ऐसा उन्होंने कहा उस वक्त। तो ये ट्रिगर होता है पॉइंट, और कुछ के जीवन में पहले ही वो उदाहरण होते हैं, उनके माता पिता या भाई बहन या मित्रगण आईएएस बने हैं। कुछ के जीवन में इस तरह का मोटिवेशन होता है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है या बदलाव लेकर आना है। चूँकि ये इतना पावरफुल पोस्ट है कि यहाँ पर निर्णय निर्माण आपके हाथ में होता है, संसाधन आपके हाथ में होते हैं, तो आप बदलाव ला सकते हैं। तो बदलाव लाने का उद्देश्य एक बड़ा मोटिवेशन होता है। ये भी बात कहीं ना कहीं लगता है कि ये मिथ है कि ये ट्रू है, लेकिन निकल कर सामने आती है। जिसके फैमिली कोई सर्विसमैन है, जिस फैमिली में सर्विसमैन है, उसी के बेटे क्या उसी के परिवार से आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, क्या सही है? नहीं, ये गलत है। इसमें कुछ तथ्य हो सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि जो आईएएस बन चुके हैं उनका मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट होता है। दूसरी बात कि मान लो कोई आईएएस माता पिता हैं तो उन्हें सरकारी कार्यक्रम, सरकार के ओरिएंटेशन का नॉलेज होता है, और उस बच्चे को डे 1 से वो मार्गदर्शन मिल रहा होता है। वो कोचिंग जाए ना जाए, लेकिन उस बच्चे को पता है कि मुझे मान लो मनरेगा में से कोई तथ्य निकालना है, तो मनरेगा में प्रमुख चीज़ क्या है और आईएएस जिस चीज़ पर देखेगा वो चीज़ क्या है। क्योंकि क्लर्क भी मनरेगा पर काम कर रहा है, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आईएएस मनरेगा में क्या चीज़ देखेगा ये उसके माँ बाप पहले सिखा देते हैं। तो उसे ये भी तो पता मिल रहा है ना कि कोई मार्गदर्शक है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्गदर्शक की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी परीक्षा में। तो जो कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम बिना कोचिंग के आईएएस बनना चाहते हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। मुद्दा इतना ही है कि मार्गदर्शक उनके पास है या नहीं। तो आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा ये व्यवस्था तो नहीं है। आईएएस के बेटे को आईएएस जैसा मार्गदर्शन अच्छा मिलता है, इसलिए लोग कर पाते हैं। अदरवाइज सभी आईएएस के बच्चे आईएएस हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इसे वास्तविक रूप में देखा जाए, इसे तोड़ कर देखा जाए तो तथ्य निकल कर आएगा। अदरवाइज ये भ्रांति फैल सकती है कि मे भी शायद कुछ लेन देन चलता हो, मे भी शायद भ्रष्टाचार हो क्योंकि आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है। ऐसा नहीं है। वो आईएएस के बनने में उस घर में माहौल अच्छा है, इकोसिस्टम उसको मिलता है, इसलिए वो आईएएस बन पाता है। जी। सीजीपीएससी और यूपीएससी के जो चुनावी लड़ाई मैदान होता है, ये जो चुनावी मैदान भी बोल सकते हैं इसको, जब इसमें कोई भी एंटर करता है तो सबसे पहले सामना होता है बहुत बड़ा सिलेबस का। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस डरने की बात है कि इसको सही तरीके से टैकल किया जा सकता है? जी, बड़ा सिलेबस इसलिए है कि जो चेयर है वो बड़े काम के लिए बनाया गया, बहुत सारे काम के लिए, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। जैसे मान लो राज्य में किसी जगह पर बाढ़ आई है और बाढ़ से लोगों को बचाना है, तो उस व्यक्ति को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि बाढ़ आई है तो मिनिमम मुझे क्या करना है। तो वो क्या पढ़ रहा होगा? डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा होगा उसने भूगोल भी पढ़ा होगा, उसने पर्यावरण भी पढ़ा है, और साथ ही साथ उसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट जब पढ़ा तो उसको ये भी पता है कि अपने जो अधिकारी हैं, जो जूनियर्स हैं, उनसे काम कैसे लेना है। तो उसने लोक प्रशासन भी पढ़ रखा है। तो आप देखेंगे उस चेयर पर बैठने वाले व्यक्ति को इन सभी विषयों को पढ़ाना आवश्यक है, सो दैट वो अच्छे से निर्णय निर्माण कर सके। इसलिए इसका सिलेबस कंपैरेटिवली बड़ा है, क्योंकि हमें वही व्यक्ति चाहिए। और आईएएस का सिलेबस इस बारे में खास है कि जिन चीज़ों को वो छात्र जो कुछ भी पढ़ता है वो उसे करियर तक काम आता है। आई मीन उस पूरे आईएएस की जर्नी में वो चीज़ काम आती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एमबीए कोई करता है तो एमबीए के एंट्रेंस में क्या है? अंग्रेजी और मैथ्स। उसके जॉब से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आईएएस और डिप्टी कलेक्टर या पीएससी की बात करें तो इस प्रवेश परीक्षा में जो कुछ पूछा जा रहा है वो उसके आगे कार्य क्षेत्र में काम आने वाले विषय हैं। इसलिए ये विषय बड़ा होता है और इसका सिलेबस लंबा चौड़ा होता है। लेकिन बड़ा कह के डरने से कुछ होगा नहीं, ये व्यवस्थित है। यदि इसको तोड़ा जाए, इसको ढंग से सजाया जाए, तो इसके आयाम निकल कर आते हैं कि इसको पकड़ना कैसे। और यहीं पर मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। कोई कोचिंग वाला या कोई आईएएस या जिन्होंने इसकी तैयारी की है वो आपको गाइड कर सकते हैं। जी, जब तैयारी में जुड़ते हैं तो इसके 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए? बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्ज़ाम के चरण हैं। ये पूरा एग्ज़ाम अपने आप में एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में चूँकि पहले चरण में ढेर सारे लोग आते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे डांस कंपटीशन के लिए ऑडिशन के लिए लोग आते हैं। तो ऑडिशन के फाइनल राउंड, मतलब उस कंपटीशन के फाइनल राउंड में कुछ चयनित लोग ही जाएंगे।
तो क्या किया जाता है, 5 सेकंड का उस व्यक्ति को कहा जाता है डांस कीजिए, इतने में समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन जो छात्र है जो डांस कंपटीशन के लिए आया, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा ऑडिशन का डांस अलग होगा, मुख्य राउंड का डांस अलग होगा। वो डांस को डांस के रूप में ही तैयार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्री और मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार की तैयारी नहीं करते हैं, हम विषयों की तैयारी करते हैं। सब्जेक्ट को तैयार करके हम आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट की ही तैयारी से ये एग्ज़ाम निकलते हैं। इसको एकीकृत या इंटीग्रेटेड मेथड कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस प्रक्रिया को शुरू करने वाला पाथ IAS एकेडमी ही है पूरे छत्तीसगढ़ में। नहीं तो छत्तीसगढ़ के प्रायः 90% बच्चे सर पहले प्री पढ़ेंगे, प्री हो गया तो मेंस पढ़ेंगे, मेंस हो गया फिर सोचेंगे इंटरव्यू के बारे में। जबकि ये डे 1 से इस पूरी परीक्षा की तैयारी है, ना कि प्री, ना कि मेंस, ना कि इंटरव्यू। तो ये प्रक्रिया है जी। टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट। इसमें 2 तरह के लोग तैयारी करते हैं, एक जो शुद्ध रूप में 24 घंटे इसके लिए डेडिकेटेड हैं और दूसरे जॉब वाले हैं। तो दोनों के लिए मॉडल अलग काम करता है। मान लो कोई प्राइवेट जॉब में है, उसके लिए चुनौती ज़्यादा है क्योंकि उसका टाइम कंपनी के लिए जाता है। गवर्नमेंट जॉब में है उसको फिर भी समय मिल जाता है क्योंकि उसकी छुट्टियां ज़्यादा होती हैं। और जो प्योर 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग के साथ, उनका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे मान लो 3 घंटे की क्लास हमारे यहाँ 7 से 10 सुबह है और 5 से 8 है, दोनों में से किसी एक बैच में बच्चा आता है। इसके घर जाने के बाद उसे 1 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, NCERT पढ़ना है, फिर कम से कम 2 से 3 घंटे उसको CGGS पढ़ना है, फिर 2-3 घंटे सामान्य अध्ययन जो भारत का है वो पढ़ना है, और रात में 1 घंटे उसको रिवीजन करना है और 1 घंटे लिख कर देखना है कि मैं जो पढ़ा हूँ वो मुझे कितना याद है। तो आप देखेंगे कट टू कट ये टाइम बिल्कुल चलता है। तो समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक रूप में उसका प्रबंधन अति आवश्यक है। तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि हम जितने बड़े युद्ध की बात करें तो उसकी तैयारी उतनी ज़्यादा है। यदि बड़ा पेड़ लगाना है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ रणनीति का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तैयारी में रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है और रणनीति हमेशा युद्ध के मैदान के बाहर ही बनाया जाता है। इसलिए रणनीति के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया में या फिर कोई अखबार में, पेपर में, पॉम्पलेट में कि आप मुझे 12 घंटा दीजिए, मैं आपको IAS IPS बना के दिखा दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा लोग अट्रैक्शन के लिए कह सकते हैं या किसी स्कीम को बेचने के लिए कह सकते हैं। प्रैक्टिकली 2 साल मिनिमम तैयारी चाहिए। यदि बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो 3 साल उसको वैसे भी ग्रेजुएशन में लगेंगे। लेकिन यदि कोई बच्चा कोचिंग में आता है तो हमारा मानना है 24 महीने कहीं नहीं गए, 24 महीने मिनिमम, वो भी दिशा निर्देश में पढ़ेगा। तो उससे कम में कोई कहता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो पहले से पढ़ाई कर रहा होगा। क्योंकि देखिए इतने सारे विषय हैं, प्रैक्टिकली उनको वो बच्चा पहली बार ही पढ़ रहा होता है। जो इतिहास आपने 10वीं तक पढ़ा है वो यहाँ के बिल्कुल अलग है, जो भूगोल आपने 10वीं तक पढ़ा है वो टोटली अलग है। फिर यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि याद रखना है, उसको लॉजिकली इंटरप्रेट करना है। और IAS के एग्ज़ाम में ये चुनौती तो और ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो आपने बेस में पढ़ रखा है उसके अलावा आपको करेंट अफेयर से जोड़ना है और वो जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जोड़कर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपके आंसर्स अलग नहीं दिखाई देंगे। तो एक दिन में 6 घंटे पढ़ना लिखना है, मतलब 6 घंटे आपको लिखना है, लगभग 6000 शब्द। इसको 12 घंटे में कोई चैलेंज करता है कि आप 12 घंटे मुझे दीजिए तो मैं कर दूंगा। एक प्रक्रिया है, कोई इस तरह के वायदे कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हर छात्र के लिए अलग अलग प्लानिंग बनती है। इसलिए IAS को भेड़ चाल में नहीं किया जा सकता। बहुत सेलेक्टिव स्टडी है ये। मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे स्टेडियम में 5000 लोगों को दौड़ाकर हम कांस्टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं ला सकते। ओलंपिक के गोल्ड मेडल लाने के लिए जितनी मेहनत एक खिलाड़ी पर करनी होगी, ठीक वैसे ही IAS बनाने के लिए एक बच्चा जो डेडिकेटेड है उस पर मेहनत चाहिए। तो इस तरह से ये अलग है। जो इस कंपटीशन में आना चाहते हैं उनको तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? क्या 10वीं से, 12वीं से या ग्रेजुएशन के बाद? इसका बेस्ट टाइम है 12वीं के बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज का लोड यदि आपका ज़्यादा हो या ना हो, उसके बावजूद भी आपके पास समय बचता है और वो समय लगभग आपके पास 5 से 6 घंटे दिन में बचाया जा सकता है। और बेस्ट टाइम इसलिए है फर्स्ट ईयर क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे के पास बहुत ज़्यादा कोई सधा हुआ करियर नहीं होता। यदि वो मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ BA, BCom, BSc, क्योंकि कोई भी फील्ड का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। यदि उसने प्लानिंग कर ली है 12वीं से, तो जैसे पाथ IAS एकेडमी में हमारे यहाँ होता है कि बच्चा 12वीं के बाद एडमिशन लेता है, उसे हम UG बैच कहते हैं।
फर्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर और उसकी पर्सनालिटी पर काम करते हैं। सेकेंड ईयर वो मेन बैच में बैठता है, पूरे कोर्स को फिर से अच्छे से पढ़ता है, डिटेल में पढ़ता है। थर्ड ईयर में उसका रिवीजन होता है और ऑप्शनल की पढ़ाई करता है। इस व्यवस्था में 3 साल में वो बच्चा परफेक्ट तैयार होता है और उसके बाद वो एग्ज़ाम देता है अपने 4th या 5th ईयर में। तो ये प्रक्रिया इस तरह से काम करती है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सोशल मीडिया और फ़ोन, क्या ये बूस्ट का काम करते हैं कि ब्रेकर का काम करते हैं? देखिए, बूस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिगड़ा हुआ स्वरूप है मोटिवेशन का। गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना, जिस एज में उनके ऊपर फोकस होना चाहिए कि मेरे पास करियर है, उस एज में यदि उनको सेक्स अपील परेशान कर रहा है, अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वो उस समय जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसका परिणाम होता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी बच्चे खासकर इंस्टा में वो हर 30-45 मिनट में इंस्टा एक बार ओपन कर लेते हैं, तो ये एक तरह का एडिक्शन भी है। हालांकि कुछ बच्चे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते हैं तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई मीडिया में चला गया, कोई एक्टर बन गया। लेकिन यदि उस बच्चे के पास कोई स्ट्रॉन्ग करियर नहीं है तो मेरा नहीं मानना है कि ये बहुत बूस्टअप जैसी कोई चीज़ है। हालांकि ठीक है, अभी 12th फेल मूवी है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनोज जी और श्रद्धा जी हैं, एक कैरेक्टर हैं, उनके बीच भी आपस में लगाव था और उन्होंने जीवन को उस तरीके से आगे भी बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं, लेकिन उस एज में जहाँ आपको पढ़ाई पर फोकस चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी उस तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। हाँ, बच्चे को ये सिखाया जाए कि अनुशासन क्या चीज़ है, लक्ष्य क्या चीज़ है, और उसका लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसके लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए। टीना दाबी जैसे जो आईएएस हैं जिन्होंने 21.5 साल में इस एग्ज़ाम को टॉप किया, तो यदि उनका कोई बैकग्राउंड देखे तो वो 17 साल 16 साल में उन्होंने व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनके माता पिता, उनके गुरुजी, इन सबको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई शुरू किया और आज जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि वो इस देश में टॉपर रहीं और पूरा देश उनको जानता है। जी, गाइडेंस का अर्थ सर अगर हम देखें, जहाँ तक मुझे लगता है इसके 3 रूप होते हैं, एक लैक ऑफ गाइडेंस, एक राइट गाइडेंस, एक निगेटिव गाइडेंस, मतलब गलत जानकारी, गलत दिशा। तो तीनों में क्या सही है, कितना अंतर है और किस हिसाब से इसको पहचाना जा सकता है? जी देखिए, गाइडेंस इस रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हैं यदि हम आईएएस के एग्ज़ाम में देखें कि सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है आपको गाइड कौन कर रहा है। दूसरा कोई पहलू इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी मटेरियल, राइट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल आपके पास क्या है। और तीसरा, स्वयं छात्र क्या चाहता है और क्या करता है। तो ये तीनों यदि आपके पास हैं व्यवस्थित ढंग से तो आप अपने करियर में बेहतर कर सकते हैं। अब रह गया सवाल मिस गाइडेंस। तो मिस गाइडेंस ऐसे है कि स्टेज में कई बार सफल कैंडिडेट्स भी आकर कुछ अजीब बातें कह जाते हैं। जैसे मैंने 24 में से 25 घंटे पढ़ाई की है, तो वो चूँकि पास हो चुके हैं तो सामने बैठे दर्शक में जो छात्रगण हैं उन्हें लगता है कि ये टॉपर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि ये वैसा ही है ठीक जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, और सबकी अलग अलग परिस्थितियां रही हैं। ओपी चौधरी सर को क्या मोटिवेट किया, उनके अलग कारण हैं, किसी और को क्या मोटिवेट किया, उनके अलग कारण होंगे। तो इन सभी कारणों को एक जगह नहीं लाया जा सकता। आपका कारण मेरा नहीं हो सकता, मेरा कारण आपका नहीं हो सकता। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो गाइड करने वाले हैं वो कई बार क्या करते हैं, हम सबको एक जैसा हाँक देते हैं, एक छड़ी से हम सबको सोचते हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम में 1-to-1 अप्रोच का बहुत इम्पॉर्टेंस है कि मैं आपकी चीज़ों को जानकर आपको अलग से मैं गाइड करूं, इस बात का बहुत महत्व है। और हमने वो प्रयोग रायपुर में करके देखा है और रायपुर में ऐसे छात्र पास हुए हैं जो अपने ढंग से पढ़ना चाहते थे, उनको उस ढंग से मार्गदर्शन दिया गया। तो हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, इसमें यूनिवर्सल मॉडल काम नहीं करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआती दौर में ही आपको कोई मार्गदर्शक मिल जाए, नहीं तो लोग 6-6, 7-7 साल लगा चुके हैं। अभी एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्ची हमारे पास आई और वो दिल्ली में रही हैं, उनका 7वां अटेम्प्ट है, इस बार वो इंटरव्यू दे रही हैं। उन्होंने कहा सर मेरे एक टीचर थे जिन्होंने किसी सब्जेक्ट के लिए गाइड किया और उसमें उन्होंने कहा कि थिंकर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए वो डिज़ास्टर हो गया। और सोचिए वो इसी तरह से मिसगाइड होते होते 7th अटेम्प्ट, मतलब 7 साल, मतलब यूपीएससी में 7 अटेम्प्ट लेने का मतलब है 9 साल यदि पूरा कैलकुलेट करें। तो कई बार गाइडेंस ना होना भी बच्चे के लिए नुकसान है। ओवर गाइडेंस होना भी कि मैं हर चीज़ के लिए बोलूं कि मेरे हिसाब से चलो, वो भी गलत होता है। तो कुल मिला के बच्चे के अंदर विशेषता क्या है, उसका टैलेंट क्या है, उसके हिसाब से इस मॉडल को डिसाइड किया जाना चाहिए। जी, मेंटल प्रेशर और मेंटल प्रिपरेशन कितना मतलब इम्पैक्ट डालता है तैयारी के दौरान? जी देखिए, मेंटल प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा है,
खुद को प्रूव करने का एक चैलेंज बड़ा होता है और समाज आपको अलग नज़र से देख रहा होता है कि अच्छा ये बच्चा आईएएस बनना चाह रहा है, माता पिता की अपेक्षाएं, समाज परिवार की अपेक्षाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले परिवार को उसका साथ देना चाहिए और ख़ासकर बच्चियों में, गर्ल्स में, क्योंकि बच्चियों पर एक कंट्रोल हो जाता है कि भाई जल्दी करो नहीं तो शादी भी करनी है, कुछ नहीं हुआ तो क्या, तो शादी का प्रेशर उन बच्चियों पे अनावश्यक। जैसे हमारे यहाँ श्रद्धा शुक्ला 45th रैंक लाती हैं ऑल इंडिया और उनको दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा और वो रायपुर की हैं, डिग्री गर्ल्स में पढ़ाई करती हैं, फर्स्ट ईयर उन्होंने ज्वाइन किया। उनके माता पिता ने भरपूर साथ दिया, कहा जो करना है अपने हिसाब से करो, हम बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने एमएससी भी किया और अपने कॉलेज की वो टॉपर भी रही हैं और फाइनली पहले चरण में पहला अटेम्प्ट फेल हो जाती हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में उनको एक छोटी पोस्ट मिलती है और उसके बाद जब वो सिलेक्शन लेती हैं तो 45th रैंक ऑल इंडिया रायपुर में बैठे बैठे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर को मेंटर्स के थ्रू, तो मेंटरिंग एक शब्द है जिसमें आपको मार्गदर्शक मिलते हैं और वो रोल प्ले करते हैं टीचर्स जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसी चीज़ का बहुत महत्व है आज की डेट में मेंटरिंग का, क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है, क्लासरूम में मान लो 200 लोग पढ़ रहे हैं, 200 को हमने एक जैसा पढ़ा दिया, लेकिन हर बच्चे की समझ अलग अलग होती है। उस समझ को देखना कि वो बच्चा क्या चाह रहा है, किसी बच्चे की राइटिंग में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे की समझ में प्रॉब्लम है, इसी को मेंटरिंग कहा जाता है। और ये व्यवस्था हम करके देते हैं कि उसका मेंटर कौन है, उसको गाइड कौन कर रहा है। बीच बीच में बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं खो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, बच्चे दुखी हो जाते हैं, कुछ बच्चे मेडिसिन के लिए चले जाते हैं क्योंकि बहुत प्रेशर होता है इस एग्ज़ाम में। तो उस तरह से आप देखेंगे तब जाके कहीं बच्चे को आगे निकाला जाता है। तो हाथ पकड़ने जैसा अप्रोच है और वो अप्रोच हम रायपुर में बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। यही वजह है कि पाथ आईएएस एकेडमी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, हर साल कोई ना कोई बच्चा हमारे यहाँ से आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन लेता ही है। जी, यूपीएससी सीजीपीएससी का तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा के साथ तैयारी करने होता है, तो क्या वास्तविक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसके आगे ऑब्स्टेकल बन सकता है? देखिए, हर चीज़ कॉस्ट मांगती है। वर्तमान में यदि हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में कूलर लगा दें आप थोड़ी देर के लिए, कूलर बहुत आवाज़ करेगा, पढ़ाने में डिस्टर्बेंस आएगी, तो आप एसी लगा लेते हैं, उसके अपने खर्चे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में खर्च तो है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि बिना खर्च किए हम आईएएस नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कम खर्चे में तैयारी की, जो उपलब्ध साधन है। अच्छा, फिर डिपेंड करता है कि कोचिंग इसके लिए क्या सहायता करे। जैसे पाथ आईएएस एकेडमी की बात करें तो हम लोग का अभियान बस्तर तक गया है, अबूझमाड़ तक हम जाकर आए हैं और वहाँ हमने देखा बच्चों में ललक है। तो उन बच्चों को प्रॉमिस किया गया यदि वो सारे के सारे बच्चे भी उठ के आना चाहते हैं पाथ में, तो पाथ उनसे 1 रुपये का फीस नहीं लेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ट्राइबल बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनसे, जैसे हमारे यहाँ पर हमने क्या किया कि दिव्यांगजन और थर्ड जेंडर को निःशुल्क रखा है हमने कि उनसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। ये स्कीम, इसको देखकर सरकार के सचिव ने कॉल भी किया और हम गए भी मिलने उनसे। उन्होंने कहा हमसे क्या सहायता चाहिए, तो हमने कहा सर बच्चे दे दीजिए, पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी दिली इच्छा है, हम करा रहे हैं और ये हमारा प्रॉमिस भी है और हमने कराया भी है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए पैसा ही समाधान है, ऐसा नहीं है। बच्चों को ढूंढना पड़ेगा कि बिना पैसे के भी कोई चीज़ है तो वो क्या चीज़ है, और मार्गदर्शन। जैसे अभी हमने सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मात्र 200 रुपये में सीजीपीएससी का रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध कराया है। सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स को लेटर लिखा गया कि सर ये उपलब्ध है। अच्छा, मान लो कहीं समस्या है कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो हमने ये भी तक प्रस्ताव दिया है कि पाथ आईएएस एकेडमी वाईफाई का खर्चा वहन करेगा यदि बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं। तो लाइव के लिए हमने 10,000 कहा है। जैसे यही कोर्स हमारा 1.25 लाख का है यूपीएससी का, लेकिन हम उन बच्चों को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मात्र 20,000 में वो कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि स्कूल में भी देखें तो 1 लाख रुपए आजकल साल की फ़ीस हो गई है और हमारी फ़ीस तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी आईएएस बनना है। तो एक खर्च तो है, क्योंकि अच्छे टीचर्स को बुलाना, क्योंकि ये हमारे लिए रोज़गार है और हमें बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। जैसे नोट्स देना है, इसके बाद आजकल हर बच्चे को लाइव सुविधा भी चाहिए, तो ये सेटअप जो लगता है उसका अपना कॉस्ट है। तो हर चीज़ तो कॉस्ट तो है, इसे देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, जब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, अपना सब कुछ दांव पे लगाया है कोई, और जब उसी समय एक खबर निकल कर आती है कि स्कैम हो गया है, तो क्या कितना इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल,
स्कैम जैसी चीज़ नो डाउट बच्चे को डीमोटिवेट कर देते हैं, और ख़ासकर बस्तर जैसे क्षेत्र या कोई भी ग्रामीण परिवेश से बच्चा आया अखिल भारतीय स्तर पर, तो उसको झटका तो लगता है, परेशान तो होता है कि मैं जिस मेहनत के लिए आया हूँ वो मेहनत तो दिख नहीं रही है, लोग तो शॉर्टकट में जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे भारत में इस तरह की जो घटनाएं हैं पिछले 2-3 साल में घटी हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या इस तरह के घोटाले का मामला हो, और इन्हें रोका जाना चाहिए। किसी भी चरण में यदि कोई लीकेज है तो उसे सख्ती से डील किया जाए, उसे रोका जाए इमीडिएटली, और उसके सभी तथ्यों को सामने लाया जाए, ताकि ऐसे लोगों को सामने रखा जाए कि भाई इस चरण में ये समस्या थी, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो और किसी न किसी रूप में बच्चों में विश्वास आए, और उसके बाद जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी लाए कि बच्चों को लगे कि हाँ अब सब कुछ निष्पक्ष है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ मेरिट पर हो रहा है। तो स्कैम परेशान तो करते हैं बच्चों को, बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके और कुछ पैसे जुटा कर वो आते हैं कोचिंग करने या शहर में रहने के लिए या लाइब्रेरी ज्वाइन करना बहुत मेहनत से करते हैं। तो बिल्कुल स्कैम जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पर सभी सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी एक चरण में 1% भी लीकेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो फिर नीट का एग्ज़ाम हो, CGPSC का हो, या फिर और भी कोई बड़ी परीक्षाएं हों, वहाँ पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके बीच में गैप है, क्या वास्तविकता में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको एक एज मिलता है क्रैक करने के लिए? ठीक है, देखिए यदि हम कमीशंस की बात करें तो कमीशन इसमें जो चीज़ देखता है वो है कंटेंट। वो कंटेंट के पीछे भागते हैं और कंटेंट पर ही नंबर दिया जाता है। और यूपीएससी तो अलाउ करती है कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक में आप एग्ज़ाम दे दीजिए, वो तो बिल्कुल मना नहीं करती है। तो साफ जाहिर है भाषा यहाँ पर बाधा नहीं है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो चैलेंजिंग है। क्योंकि मार्केट में, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि यदि एक अच्छे स्टैंडर्ड राष्ट्रीय अखबार की बात करें तो हिंदी में रायपुर में बता दीजिए कि कौन सा अखबार है जो राष्ट्रीय स्तर का बच्चों तक पहुँचे, लेकिन वहीं पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो उस लेवल का क्या हिंदी में कोई अखबार हम देख पाते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं। तो जब नहीं है तो वो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? ठीक है, आज टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी कोचिंग ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इससे काम नहीं चल रहा है। और हिंदी माध्यम का बच्चा कहीं ना कहीं डरता है किताबों को पढ़ने से, चूँकि वो अपने स्कूलिंग लेवल पर ही कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा होता है भाषा को लेकर। और हमारे देश में वैसे भी हमने इंग्लिश को थोड़ा सुपीरियर प्लेस दिया है, लेकिन कमीशन से इस बारे में भेदभाव नहीं करते। बट साथ ही साथ ये सच्चाई है कि पिछले 5 से 7 सालों में यदि यूपीएससी में आप सिलेक्शन देखें तो 1000 में मात्र 20 से 25 बच्चे हिंदी माध्यम के। तो ये तो बड़ा सवाल तो है ही है, और इसके पीछे किसी के पास कोई तथ्य नहीं कि क्यों नहीं वो बच्चे आ पा रहे हैं। क्या उन बच्चों में टैलेंट नहीं है? इसके पहले के बच्चे, जैसे हमारे ही राज्य में 3rd रैंकर किरण कौशल मैम रही हैं, इसके अलावा आप देखें तो ओपी चौधरी सर हिंदी माध्यम से हैं, क्षीर सागर सर हैं, वो नीलेश क्षीर सागर सर हैं, वो भी हिंदी माध्यम, ऐसे कई लोग हैं हिंदी माध्यम से IAS बने हुए हैं। लेकिन लास्ट 5-7 ईयर से आप देखेंगे तो ये आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। लेकिन CGPSC में दोनों ही माध्यम का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर उस तरह से आप आंकड़े नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि लगभग दोनों तरह के बच्चे हैं। हाँ, बात है इस एकेडमी शुरू से इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपलब्ध रहा है, तो वो डिफरेंस हम बच्चों में देख पाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कंपेरेटिवली उनकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी वो पिकअप करते हैं, ये ऐसा एक दिखता है। चूँकि मे बी स्कूलिंग और कॉलेज का फ़र्क होगा, ये अंतर हम कर पा सकते हैं। जी, एक गलत फैसला इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। वैसे ही क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे अभी एकेडमीज़ हैं, तो सही एकेडमी, सही संस्थान उनके लिए कौन सा है, कैसे जान सकते हैं, कैसे चुन सकते हैं? जी देखिए, यदि हमारे यहाँ की बात करें तो हम बच्चों को डेमो क्लास ऑफ़र करते हैं, लेकिन साल भर की क्लास के लिए 2 डेमो काफ़ी नहीं है, ऐसा भी लग सकता है। दूसरा है, ये बच्चों के लिए सलाह है कि बच्चा जब किसी कोचिंग में जाए तो एक तो उनका पढ़ाने का तरीका देखे, दूसरा फिर कंटेंट देखे, तीसरा फिर वहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे बातचीत करें। क्योंकि देखिए, कोचिंग वाला अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा, और मैं यहाँ से बैठकर मैं बाकी कोचिंग वालों को गलत ठहरा दूँ, ये भी करना अनैतिक होगा। तो अच्छा यह है कि बच्चा इस तरह की बातों को तलाश करे और पेरेंट्स साथ में जाएं, क्योंकि पेरेंट्स जब नहीं जाते हैं तो बच्चा कई बार गुम हो जाता है अपने निर्णय में। और पेरेंट्स आकर बैठें साथ में
और ये देखें कि इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इनके जो टीचर्स हैं किस स्तर के हैं। और आजकल यूट्यूब आसान हो गया है, लेकिन यूट्यूब से अधूरी जानकारी मिलती है टीचर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पढ़ा देना आसान होता है, लेकिन क्लासरूम का अप्रोच अपने आप में अलग होता है, क्योंकि क्लासरूम में 100-150 बच्चे बैठे हैं और हर किसी के चेहरे को समझना कि इस पर्टिकुलर बच्चे को नहीं समझ में आया, ये काम अनुभवी शिक्षक कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ फैकल्टीज़ दिल्ली से हैं, सारे अनुभवी हैं और लगातार हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं और हमसे भी सीनियर फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ाने आते हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी कोचिंग को जज करना है तो केवल उनके फ़ोटोग्राफ्स परिणाम को देखकर जज ना किए जाएं, बल्कि उस कोचिंग में जाएं, उनसे मिलें, समझें कि ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं। शॉर्टकट को ना फॉलो करें, क्योंकि शॉर्टकट चीज़ों को बर्बाद करती है और बड़े एग्ज़ाम शॉर्टकट से नहीं निकाले जाते। तो मेरा मानना है इस तरह से हम गुणवत्ता चेक कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल का कितना इम्पोर्टेंस होता है तैयारी के दौरान? देखिए, 12th के बाद अक्सर बच्चे इस बारे में बहक जाते हैं कि मेरा दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, मेरी दोस्त उधर जा रही तो मुझे भी जाना चाहिए। ये एक तरीका होता है बच्चों के कॉलेज चुनने का। लेकिन इस फील्ड में हर कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, लेकिन कुछ हद तक ये आंकड़े भी परेशान करते हैं बच्चों को कि मेरा दोस्त उस कोचिंग में गया तो मैं भी जाऊँ। लेकिन अगेन, हर बच्चे की समझ का स्तर अलग अलग है, हर बच्चे को अलग तरीके से देखना चाहिए कोचिंग को। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, आकर हमको जांचें, परखें, बातचीत करें और सिर्फ फ्रेंड सर्कल कर रहे हैं इसलिए ना करें, बल्कि उनको समझ में आ रहा है, मतलब मैं छात्र हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करूँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब वो क्या करें? देखिए, ये बड़ा सवाल है और वाकई बहुत महत्वपूर्ण है इस पक्ष को सोचना, क्योंकि हम सिर्फ उन बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं कई बार कि जो बच्चा आया, फीस दिया, पढ़ाए और टाटा बाय बाय। नहीं, डे 1 से मेरा मानना है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो हमारे पूरी टीम का, हम सबका यही प्रयास रहा है कि बच्चा आखिरी तक क्या कर रहा है ये हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। यदि वो सिलेक्शन नहीं ले पाया, उसके बाद वो इसी फील्ड में नंबर 1 टीचर बन सकता है। आज इस पूरे मार्केट को देखा जाए तो 65,000 करोड़ का ये मार्केट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पूरे इंडिया में। इसका मतलब आपके अंदर टैलेंट है, या तो पढ़ाने का, नोट्स बनाने का, वीडियो बनाने का, वीडियोग्राफी करने का, कई सारे काम हैं। और आज एक कोचिंग, खासकर कोविड के बाद देखा जाए तो कई सारे काम, तो ये अपने आप में एक उद्योग हो गया। दूसरा, उस बच्चे ने इतना ज्ञान ले लिया है कि वो अपना कोई भी निजी काम स्टार्ट कर सकता है। वो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ता है, वो विदेश संबंध के बारे में पढ़ता है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ता है और काफ़ी गहराई में जाकर पढ़ता है। तो मैंने कुछ देर पहले उदाहरण दिया कि हमारे ऐसे कई सारे छात्र हैं जो अपनी अपनी जगह रह के, जैसे एक छात्र हमारे यहाँ पढ़ता है और वो कहता है कि सर मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। कुछ महीनों बाद लौट के आता है, पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है और वो कहता है कि सर मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली उद्योग लगा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा सर मैं ताड़ के पत्तों से दोना पत्तल तैयार कर रहा हूँ रायपुर में, और इसमें मेरी रुचि जाग गई है और मैं यही काम करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है रास्ते सबके लिए हैं, क्योंकि इतना ज्ञान मिल जाता है इस एग्ज़ाम को तैयार करने से कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है। इस बारे में हम लोग मदद कर रहे हैं पाथ हाइस एकेडमी। हम उनको स्कूल के टीचर बना रहे हैं और स्कूल्स में रिक्रूटमेंट के लिए भेज रहे हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद, या फिर प्राइवेट जहाँ पर जॉब्स हैं, जैसे अजीम प्रेम जी जैसे स्कूल हैं, वहाँ से हमारे पास टाई अप है, हम वहाँ पर भी भेज रहे हैं बच्चों को टीचर बनाकर। तो ऐसे कई जगह पर हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि जहाँ पर यही बच्चे आगे चल के टीचिंग में चले जाएं, किसी और जॉब में चले जाएं। लेकिन एक चीज़ है कि आईएएस की पढ़ाई किया हुआ या सीजीपीएससी की पढ़ाई किया हुआ बच्चा, मुझे लगता है वो बेरोजगार नहीं घूमेगा, वो देश में पॉजिटिव ही योगदान देगा, ये मेरा मानना है। क्या शादी के बाद भी कंपटीशन एग्ज़ाम सीजीपीएससी यूपीएससी को तैयारी कर सकते हैं, चाहे हाउस वाइफ हो या पुरुष हो? जी बिल्कुल किया जा सकता है। फिर से वही बात कि लक्ष्य कितना स्पष्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अंजू कुमार रही हैं 2012 में, और वो सीधे अकाउंट ऑफिसर होती हैं। पहले अटेम्प्ट में उनको 40वीं रैंक आई थी, दूसरे अटेम्प्ट में उनको 15वीं रैंक मिली। उस साल डिप्टी कलेक्टर के पद कम थे, उन्होंने 37 साल में इस पद को प्राप्त किया है। तो भरपूर मेहनत, सुबह उठना और टाइम पर आ जाना, और ऐसे कई उदाहरण हैं। नोबिता सिन्हा है जो डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुई और अभी नायब तहसीलदार बनी, फिर तहसीलदार बन चुकी हैं, वो डिप्टी कलेक्टर पे प्रमोट होने वाली हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। आईएएस में भी ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं कि बच्चे होने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। उसका एक ही तरीका है कि उनके पास अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, परिवार उनका साथ दे रहा हो,
और साथ देने के अलावा डेडिकेशन उनका अपना कितना है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, त्यौहार में जाएंगे तो वो करियर ख़त्म है, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस मामले में मुझे लगता है कि बिल्कुल किया जा सकता है इस एग्ज़ाम को। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमेशा ये कहीं मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा नोट्स हमारे लिए सही है। तो ये ऑथेंटिक नोट्स कैसे पहचान सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को देखना। इन दोनों को सामने रखिए, उस नोट्स से पढ़कर देखिए कि उस नोट्स में आपने जो पढ़ाई की है उससे क्या आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि वो मटेरियल बहुत बढ़िया है, और वो मटेरियल अपडेटेड कितना है, उसकी प्रासंगिकता या वो कितना रेलेवेंट है आपकी पढ़ाई के लिए, तो फिर तो वो नोट्स बढ़िया है। ये देखने के लिए आपको समय लेना चाहिए। मार्केट में सिर्फ अच्छी किताब उपलब्ध है इसलिए वो किताब अच्छी है ऐसा नहीं, उसको देखिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करके देखिए, फिर पता किया जा सकता है। जी, हमारे एक साथी हैं, उनका सवाल है ये जी। रविशंकर राजपूत उनका नाम है जी। उनका कहना है कि क्या यूपीएससी सीजीपीएससी के साथ साथ कोई और ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जी ऑप्शनल में? ठीक है, देखिए एक बार में एक ही एग्ज़ाम को फोकस किया जाए। पहला रूल होता यह है कि आप यूपीएससी तैयारी करके उसके नीचे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को प्रयास कर सकते हैं, निकलेगा ज़रूरी नहीं, क्योंकि सबकी रणनीति अलग अलग है। पटवारी से लेकर यूपीएससी तक हर परीक्षा की रणनीति अलग है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा अम्ब्रेला एग्ज़ाम क्या है। तो अम्ब्रेला एग्ज़ाम मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम यूपीएससी है। यूपीएससी पढ़ा हुआ छात्र सीजीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पटवारी तक वो दे सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं निकलेगा, बट वो निकालने की क्षमता रखता है थोड़ी, यदि रणनीति बदल के पढ़े। बट पटवारी की तैयारी करके कोई सोचे मैं सीजीपीएससी निकाल लूँ तो संभव नहीं है। लेकिन सीजीपीएससी को एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ छात्र वो फिर सब इंस्पेक्टर दे सकता है, वो फिर मंडी सचिव का एग्ज़ाम दे सकता है, वो व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो ये दो एग्ज़ाम हैं जिनको मुझे लगता है बच्चों को फोकस करना चाहिए। छोटे फॉर्मेट का एग्ज़ाम फोकस करने से क्या होता है, आप उसके आसपास का ही दे पाते हैं। बड़े फॉर्मेट का देंगे तो उसके नीचे सारे अम्ब्रेला फॉर्म में सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, उनको दिया जा सकता है एक बार में। लेकिन एक ही एग्ज़ाम फोकस किया जाए, बहुत सारे एग्ज़ाम देने से वो एग्ज़ाम कोई भी नहीं निकलेंगे और आप अपने ऊपर फेल होने का ठप्पा लगाते रहेंगे। तो मेरा मानना है रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यही सवाल यही था सर कि ऑप्शन का ऑप्शन रखना कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, देखिए हर कोई ये मानकर चलता है कि प्लान बी हमारे पास क्या है, तो प्लान बी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्लान बी आते ही दिमाग में आपका जो पहला फोकस है वो हमेशा डाइवर्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है ये नहीं हुआ तो मैं उधर जाऊंगा। ये सेना के काम जैसा नहीं है, सेना के पास प्लान बी होता है क्योंकि उनकी ज़रूरत है, और वहाँ पर वो लोग दोनों चीज़ लेकर चलते हैं कि इधर दरवाज़ा बंद मिला तो हम कहाँ से जंप करेंगे। लेकिन यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्लान बी उस वक्त तैयार करना जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि बच्चे का फोकस नहीं जा पाता। इसलिए मेरा मानना है पहले 2-3 साल जम के तैयारी करें, जब लगे कि नहीं हो पा रहा है तो अपने टीचर से बात करें, फिर प्लान बी या प्लान सी के बारे में सोचा जा सकता है। शुरुआती दौर में नहीं, एक बार तैयारी होने दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, फिर अपने आप को क्रॉस चेक कीजिए, फिर प्लान बी पर। जो तैयारी कर रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए, चाहे अपने लाइफ को हो या फिर जो मेंटल स्ट्रेस हो या सक्सेस या फिर अनसक्सेस, उसको कैसे बैलेंस करने के लिए क्या सलाह देते हैं आप? जी देखिए, अगेन इसमें रोल आता है मेंटरशिप का। ऐसे कई बार होगा जब आप असफल होंगे, लेकिन हमारा मानना है असफल होने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कुछ नंबर कम होना, और जो कुछ नंबर कम हुए अगले साल बढ़ाए जा सकते हैं। तो नंबर ही कम हुए हैं ना, जीवन तो असफल नहीं हुआ है। और ये जीवन बराबर ये परीक्षा नहीं है, ये बियॉन्ड द एग्ज़ाम देखने का मामला है। इस एग्ज़ाम को बड़े कैनवास में देखा जाए, ये एक लर्निंग स्टेज है आपके लिए। मान लो ये नहीं मिला आपके जीवन में तो कुछ और होगा काम करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। अब यहाँ पर रोल आता है बातचीत का, मेंटरिंग का। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है, नो डाउट। तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं हम सभी अपने छात्रों से, और ये सेशन लगातार खासकर डॉक्टर योगिता हुडा हमारे यहाँ लेती हैं, और वो बच्चों से लगातार बातचीत करती हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते कि मम्मी पापा मुझे एक अटेम्प्ट और दीजिए, 1 साल और दीजिए, परेशान भी होते हैं। तो ऐसे वक्त में हम टीचर्स बात करते हैं और उनके पेरेंट्स से भी बातचीत होती है, और उनके पेरेंट्स से बातचीत करके फिर उनको समझाया जाता है कि 1 साल और दीजिए, समय है, समय लग रहा है, बच्चा परफॉर्म कर सकता है। और ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने आखिरी अटेम्प्ट्स में टॉप लेवल पर आ गए और उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया। जी,
अगर मैं आपसे पूछूं सर कि एज ए टीचर आपके पास अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो? जी, देखिए, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि ये है कि ऐसे बच्चे खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहे उनके ऊपर हमने काम किया और वो फाइनली चयनित हुए। ये इसे मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि वो कम सुविधाओं में पढ़े हुए बच्चे हैं। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो नवोदय विद्यालय है, और मैं और मेरी वाइफ ने दोनों ने यही काम किया कि जो बच्चे कमज़ोर हैं पृष्ठभूमि में, पढ़ाई की पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, हम उनके ऊपर काम कर पाए हैं। ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। और अभी हम दोनों मिलकर हम ऐसे एरिया पर फोकस कर रहे हैं बच्चों के लिए, ऐसा मॉडल, क्योंकि देखिए, पैसा अर्न करना शायद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अर्न तो वो चाहिए, पैसे तो चाहिए काम करने के लिए, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि आत्मिक संतुष्टि क्या है, और हम क्या सिर्फ कोचिंग वाले बन के रह जाएं, या हम शिक्षा में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएं, और ऐसा बदलाव लाएं जो उन्हें समाज में एक मनुष्य रूप में स्थापित करे, ना कि सिर्फ एक कलेक्टर रूप में, ना कि एक डिप्टी कलेक्टर रूप में। तो मुझे लगता है कि हमने उनको मनुष्य बनाने की सीख दी है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, ना कि उन्हें डिप्टी कलेक्टर या IAS बनाने की उपलब्धि। जी, एक आखिरी सवाल सर, एक टीचर के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए, खास तौर पे जो इतनी महत्वपूर्ण, जो UPSC CGPSC उसका अगर जानकारी शिक्षा उनको दे रहे हैं, तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी, देखिए, वैसे तो शिक्षक को यदि कॉमन मानूं तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए। यदि शिक्षक के पास चरित्र नहीं है तो ज्ञान निरर्थ है, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी चीज़, वो अपने जीवन में कितना अनुशासित है, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर का छात्र मरना नहीं चाहिए। यदि शिक्षक के अंदर का छात्र मर गया या बैठ गया या आलस्य कर रहा है, तो फिर वो शिक्षक अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षक होने का मतलब ही है कि रोज़ पढ़ना है और रोज़ नई चीज़ें समझना है, और हर बच्चे का ध्यान रखना है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, जो आखिरी में बैठा है, जो संकोच कर रहा है सवाल पूछने में, क्या मेरा ध्यान उस बच्चे पर है या नहीं। ये कला अपने अंदर विकसित करना समय की बात है। कोई माँ के पेट से पैदा होकर शिक्षक नहीं बनता है, समय लगता है, प्रोसेस है, और अनुभव के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि और अपने आप को नियंत्रित रखना, क्योंकि क्लास में कई तरह के इमोशंस होते हैं, उन भावनाओं में बहना नहीं है सबसे ज़रूरी बात। और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर पेशे का अपना एक कैरेक्टर है, उसको मेंटेन करना, क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है, और समाज का वो निर्माता होता है शिक्षक, और सभी लोग उसकी ओर आंख उठाकर देख रहे हैं, तो उसकी हर हरकत नोट की जाती है। तो आपकी अच्छाई भी नोट होती है और बुराई भी नोट होती है। इसलिए आपको उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे कि यदि मैं नैतिकता पढ़ा रहा हूँ, एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर यदि नैतिकता नहीं है, और मैं बच्चे को कहता हूँ कि शराब पीना बुरी बात है, और मैं शाम को बैठा हुआ शराब पीता मिल जाऊँ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं बच्चे को नैतिकता नहीं सिखा पाऊँगा। इसलिए स्वयं के अंदर नैतिकता, एथिक्स का होना आवश्यक है, सिद्धांतों का या प्रिंसिपल्स का होना आवश्यक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। लास्ट में कुछ प्रोमिनेंट वर्ड, खासकर वो उनके लिए जो एस्पिरेंट हैं। जी, देखिए, तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, हर किसी को लगता है IAS बहुत बढ़िया पद है, लेकिन जितने भी तैयारी करने वाले हैं उनको मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस तैयारी को सबसे पहले तो सिर्फ शौकिया तौर पे नहीं देखना है, एक मिशन के तौर पर यदि कोई इसको आगे लेकर जाना चाहता है तो आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अपना मार्गदर्शक ढूंढिए और समय मत गवाइए। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं IAS बन गया सपनों में, लेकिन वो तथ्यात्मक पढ़ाई नहीं कर रहा है, मार्गदर्शन में नहीं पढ़ रहा है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो मेरा मानना है, निकल कर आइए, मार्गदर्शन लीजिए, फिर आपको क्या करना है वो एक अलग मसला है। और कोई भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, ये तो तय बात है। हमने हमारी गलतियों से नहीं किया, अब हम उन गलतियों को बच्चों को दोहराने नहीं देते हैं, ये हमारा प्रॉमिस है, क्योंकि हमारी गलतियों पर किसी ने टोका नहीं। इस वजह से आज हम ठीक है, इस एग्ज़ाम की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन जीवन की दौड़ में हम बने हुए, वहाँ से हम बाहर नहीं हुए। तो इसलिए ये सभी परीक्षाएं सिर्फ परीक्षा जैसे इसको ट्रीट किया जाए, ये जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। एग्ज़ाम नहीं भी निकला है तो डिप्रेस नहीं होना है, आप असफल नहीं हुए, कुछ नंबर से आप चुके हैं, आपको किसी और काम के लिए फिर बनाया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। साथियों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।